हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था अपने, और हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 24। यानी कि मुख्य रूप से हमने जूलॉजी के बारे में बात करना स्टार्ट किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे, और उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 24। अध्याय 24 का नाम है अपने मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है? मानव का रक्त परिसंचरण, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है? मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इस चैप्टर के आज हम बात करने वाले हैं। अब मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार की चीजों को पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहले तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसी के बारे में जानते हैं। हमने श्वसन के बारे में भी पढ़ा था कि जब एक कोशिकीय जीव या स्तरीय एवं द्विस्तरीय बहुकोशिकीय के सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन तथा पोषण के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, पोषण के माध्यम से सीधे क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं। कोई भी प्रकार ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा निकलती है, किसी प्रकार की ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं तथा CO2 औषधि पदार्थों को वो बाहर निकालते हैं सीधे वातावरण के अंदर। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को एक ऐसा माध्यम चाहिए, यहाँ पर नोट करते हैं, अपने को क्या चाहिए? एक ऐसा माध्यम चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए जो क्या कर सके, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थों आदि को, वातावरण से आई हुई ऑक्सीजन जो फेफड़ों में आई है उसको कहां तक? सेल के पास लेके जाए, सेल के पास लेके जा सके। अब सेल के पास लेके सेल ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। अब सेल जो अपशिष्ट पदार्थों में निकालेगी, अपशिष्ट पदार्थों में कैसे कि सेल ने निकाला CO2, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन और भी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे लिख देते हैं। अपशिष्ट पदार्थ। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर, वातावरण के अंदर कोई लेके जाए, इस प्रकार के माध्यम कोई हो जाए, तो उसमें हम कुछ न कुछ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि अधिकांश जो बहुकोशिक जीव होते हैं उसमें कोशिकाओं के वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। यानी कि कोशिकाएं हैं जो वातावरण के सीधे संपर्क में रहती नहीं है, वो किसी न किसी थ्रू रहती है। तो ऐसे एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जो गैसीय विनिमय व खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सके और उत्सर्जक पदार्थों को कोशिका से वातावरण के अंदर भेज सके। यानी कि हमने जो बात की थी, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सके, उत्सर्जक पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पे लिख देते हैं, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ को वापस वातावरण के अंदर भेज सके। ठीक है, इस प्रकार का होता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। ये तो आपने बात हुई परिसंचरण। अब परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। जो परिसंचरण तंत्र होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। पहला होता है अपना खुला खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होता है बंद प्रकार का, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। पहला कौन सा है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र। अब बात करेंगे पहले हम खुले के बारे में। खुले में इस प्रकार के परिसंचरण में क्या होता है? इस प्रकार के परिसंचरण में तरल द्रव, कहने का मतलब है इस प्रकार का जो परिसंचरण होगा उसके अंदर तरल द्रव, इस प्रकार के परिसंचरण में तरल द्रव कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता रहता है। किसके मध्य? कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित
होता रहता है, कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता रहता है। यानी कि खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो द्रव द्रव कोशिका तथा ऊतकों के मध्य क्या होता है, प्रवाहित रहता है, तथा जो विशिष्ट जो बंद नलिका इसके अंदर नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं मोलस्का के अंदर, मोलस्का संघ के जीवों के अंदर खुले प्रकार के पाए जाते हैं। मोलस्का में आप सभी को पता है, मोलस्का के एक एग्जांपल लिख देता हूं, ऑक्टोपस, ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स यानी कि कीटों के अंदर भी, आर्थ्रोपोड्स के अंदर यानी कि कीटों के अंदर भी क्या पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम दूसरे की बात करूं तो दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है अपना बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि इस तंत्र में सहवनित तरल बंद नलिकाओं में बहता है। क्या होता है, इस प्रकार के, इस प्रकार के तंत्र में सहवनी तरल, इस प्रकार के तंत्र में सहवनी तरल बंद नलिकाओं में बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है। कहने का मतलब है कि जो तरल द्रव है वो कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता रहता है। अब इसको समझने का एक आसान तरीका है, इसको कैसे समझ सकते हैं देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, इसका कंसेप्ट लिख रहा हूं, नोट लगाकर दोनों का, ठीक है। इसका बंद परिसंचरण तंत्र की पता है कि कोर्डेटा के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जो स्तनधारी वगैरह हैं, जो सभी प्रकार के जीव। अब देखो खुला में क्या होता है, हृदय से रक्त सेल या टिश्यूज में सीधा भेजा जाता है, सीधा मतलब हृदय से डायरेक्ट बाहर की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जो बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार में जो हृदय से रक्त जाता है वह वाहिकाओं द्वारा होता है, वाहिकाओं द्वारा सेल या टिश्यू तक भेजा जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनका एग्जाम्पल क्या रहेगा, बंद प्रकार में आपने को पता है कि पाई जाती है धमनियां, पाई जाती है शिराएं या रुधिर वाहिनिका या केशिकाएं, ये सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। तो परिसंचरण के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम पढ़ेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जो मानव कोर्डेटा के अंतर्गत आता है। तो बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, कोर्डेटा संघ के प्राणी, या हम बात कर सकते हैं स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, आदि, तो मनुष्य स्तनधारी में आता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मानव का रक्त परिसंचरण के बारे में, परिसंचरण मतलब क्या है कि मानव के अंदर कुछ ऐसा एक सिस्टम पाया जाता है जिसके माध्यम से उसको पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाए और कोशिकाओं से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को वापस वातावरण के अंदर भेज दिया जाए। तो इस प्रकार के लिए जीवों के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दो प्रकार के परिसंचरण पाया जाता है, एक होता है खुला और एक होता है बंद प्रकार का।
खुला मतलब कि तरल द्रव कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता रहता है, कोई नलिकाएं नहीं होती है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा से एग्जांपल्स ऐसे। बंद प्रकार के मतलब इस प्रकार के तंत्र में संवहनी तरल बंद नलिकाओं में बहता है, यानी कि खुला मतलब हृदय से डायरेक्ट टिश्यू में और बंद मतलब हृदय से वाहिकाओं द्वारा। इस प्रकार हमने मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की है। अब अपना जो चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या होता है देखिएगा, क्योंकि ये हमने नॉर्मल सी परिसंचरण तंत्र की बात की है, लेकिन यहाँ पर अब हम इस चैप्टर का मूल टॉपिक के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है वह है मुख्य रूप से मानव का परिसंचरण तंत्र। अब अपना जो मुख्य रूप से इस चैप्टर में अपना जो टॉपिक स्थान होता है वो मेन होता है। देखो अपना टॉपिक क्या होता है, रक्त का संगठन, रक्त का संगठन, ये मेन अपना पहला टॉपिक इसका होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब रक्त के संगठन की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने हो जाता है कि रक्त क्या है। सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्या होता है। अब ब्लड किसे कहेंगे या ब्लड के बारे में हम क्या जानते हैं वो देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि अपने शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ निरंतर बहता ही रहता है, एक निश्चित वेग द्वारा, एक निश्चित तापमान को लिए और एक निश्चित दाब या प्रेशर को लिए हुए। अब ये क्यों बहता है, ये क्या कार्य करता है, अगर इसकी गति को रोक दिया जाए या गति रोक दिया जाए तो अपने बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो ब्लड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क्या इसकी प्रकृति होती है, क्या इसका पीएच होता है, और ये ब्लड किन किन मेन कंपोनेंट्स की वजह से बनता है और वो कंपोनेंट्स की प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, उसकी बात करेंगे। और इस कंपोजिशन ऑफ ब्लड से रिलेटेड हम ये भी बात करेंगे कि ब्लड जब बनता है तो क्या क्या चीज़ें होती है और जैसे जैसे उसका परिवहन होता रहता है तो वैसे वैसे उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं और इसकी वजह से मानव के अंदर किन किन प्रकार के रोग होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्लड क्या है तो देखिएगा, एक पहला ही पॉइंट में आपको बता दूं, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक, एक प्रकार का तरल यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक। दूसरी मुख्य बात ब्लड के बारे में क्या, कि ब्लड एक बाह्य कोशिकीय द्रव्य है। रक्त यानी कि ब्लड एक बाह्य कोशिकीय द्रव्य है। कहने का मतलब है कि ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बाह्य कोशिकीय द्रव्य का मतलब क्या है कि आपने ये चीज नोट किया होगा कि मान लो कि ये शरीर की कोशिकाएं हैं, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं के बाहर मनुष्य या मानव के अंदर कुछ न कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं के बाहर की तरफ। और इन नलिकाकार संरचनाओं के अंदर एक तरल पदार्थ बहता रहता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं हम रक्त के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये सभी जो कोशिकाएं थी, सेल 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 सेल, इन कोशिकाओं के बाहर बहता है ये, इसलिए कहते हैं कि ये एक ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक बाह्य कोशिकीय द्रव्य है। समझ में आई? ये कोशिकाओं के अंदर कभी नहीं बहता है। तो दो चीजें क्लियर होगी, एक तो तरल संयोजी उत्तक है और दूसरा बाह्य कोशिकीय द्रव्य है। तीसरी बात करें
तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है रक्त का या रक्त की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। अब आप सभी को पता है कि सभी प्रकार के जो स्तनधारी है वो क्या होते हैं, त्रिकोरकी प्रकार के होते हैं। अब ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। त्रिकोरकी मतलब क्या होता है कि जब भ्रूण के विकास होता है तो भ्रूण के विकास के समय मुख्यतः 3 प्रकार की कोरक या 3 प्रकार की लेयर या परतों का निर्माण होता है। 3 प्रकार की परतें कौन कौन सी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहली होती है आपके एक्टोडर्म। क्या होती है? एक्टोडर्म। दूसरी होती है मेसोडर्म और तीसरी होती है एंडोडर्म। ये 3 प्रकार की परतों का निर्माण भ्रूण के विकास या परिवर्तन के समय होता है। किसके अंदर? स्तनधारियों के अंदर। हम मानव की बात करें तो मानव की स्तनधारियों में। तो इसी प्रकार जो रक्त की उत्पत्ति होती है वो एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। याद रखना, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो द्विकोरकी प्रकार के होते हैं, जो नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत होते हैं, उसके अंदर मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म में होती है, बीच के अंदर प्रगोआ या सिलोम पाई जाती है। ठीक है, तो भ्रूण की रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। चौथा बात करते हैं रक्त के और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये रक्त है, रक्त का जो मानव के अंदर रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। कहने का मतलब है हल्का सारीय। हल्का सारीय होता है। किस प्रकार हल्का सारीय? आप सभी ने पीएच टेबल अवश्य देखी होगी, पीएच स्केल देखी होगी। पीएच स्केल के अंदर कुछ इस प्रकार से मान लिखे होते हैं। कैसे कि आपको पता है 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ा बड़े लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस प्रकार से इनका मान लिखा होता है पीएच टेबल में। और इस प्रकार से मान को हम समझते हैं, क्योंकि इस तरफ अधिकतम या तीव्र, इस तरफ भी अधिकतम या तीव्र। ठीक है, जैसे अब क्या होता है कि 7 जो मान होता है, ये 7 जो मान है, ये 7 का मान स्टेबल या उदासीन कहलाता है। स्टेबल या उदासीन कहलाता है। अब अगर किसी का पीएच का मान अगर 7 हो, अगर पीएच का मान किसी का 7 हो तो वो उदासीन प्रकृति का है। अब 7 से बाईं तरफ जो भी मान है वो क्या होता है? वो मान होते हैं अम्लीय मान। किसके? ये होते हैं अम्ल के मान। 7 के दाईं तरफ होते हैं वो होते हैं क्षारीय मान। कैसे? क्षारीय। तो पीएच कैसे ज्ञात किया जाता है कि मान लीजिए कि पीएच पेपर डालने पर जिस प्रकार का मान आया, मान लीजिए किसी का मान 10 आया तो वो क्या है? क्षारीय। किसी का मान 13 आया तो क्या है? तीव्र क्षारीय। अत्यधिक मात्रा में जैसे जैसे इस तरफ जाओगे अधिकतम बनेगा तीव्र क्षारीय है। किसी का मान 5 आया अम्लीय है, 5.5 आया अम्लीय है, 6 आया अम्लीय है, हल्का अम्लीय है, उदासीन के पास वाला क्षेत्र है। किसी का मान 1.5 2 या 1 आ गया तीव्र अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका मान 1.5 होता है पीएच मान में से। इसी प्रकार रक्त का कितना? 7.4 है, यानी कि बहुत ही हल्का क्षारीय प्रकार का है। इस प्रकार हम मान को ज्ञात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये पीएच मान भी आपने समझ लिया अच्छे से। अब बात करते हैं रक्त के
अगले मुख्य लक्षण के बारे में, तो मनुष्य के अंदर बात करें तो रक्त का जो रंग होता है वो लाल चमकीला होता है, डार्क रेड होता है, इसलिए लाल कहता है। अब किसकी उपस्थिति याद रखना कि ये लाल चमकीला जो होता है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, अभी बात करेंगे। ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, इसके अंदर आरबीसी के अंदर। अगला रक्त के हम मुख्य लक्षण की बात करें तो अगला जो रक्त का मुख्य लक्षण होगा वो क्या है, वो रक्त का मुख्य लक्षण है कि मानव के अंदर, मानव में जो रक्त का या रक्त की मात्रा की बात की जाए तो 5 से 5.5 लीटर होती है एक वयस्क मानव के अंदर। कितनी? 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। पुरुषों के अंदर 5.5, महिलाओं के अंदर 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ रक्त के क्या थे इम्पोर्टेंट चीजें थी, किस प्रकार रक्त पाया जाता है, कितनी मात्रा होती है, क्या होता है, कलर कैसा होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार का द्रव्य है, ये सारे सिलसिला। अब बात करेंगे रक्त के बारे में, हमने जान ली। अब रक्त के संगठन के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना कि जो रक्त होता है वो 2 प्रकार के संगठनों से मिलकर बना होता है। रक्त का संगठन 2 प्रकार के 2 संगठन होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है अपने रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। अब अपने को रक्त के संगठन के बारे में जानना है तो अब हम रक्त का संगठन पढ़ेंगे मुख्य रूप से। जो हमने रक्त के मुख्य लक्षणों के बारे में बात की, रक्त के बारे में जाना था, इसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है कि रक्त का संगठन। अब रक्त का संगठन जो है वो किन किन चीज़ों से है, तो चलिए इसको समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, आप भी समझिएगा कि रक्त जो होता है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। मानव का जो रक्त होता है ना, मानव का ये रक्त जिसे हम ब्लड कहते हैं, मानव का रक्त 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना रहता है। मानव का रक्त 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से वह 2 प्रकार के घटक हो सकते हैं? एक तो होता है उसका तरल पदार्थ प्लाज्मा। क्या होता है? तरल पदार्थ प्लाज्मा। और दूसरा उसकी होती है रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं जिन्हें कहते हैं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं भी कह देते हैं। ठीक है, मैं बात करूं अगर रक्त के बारे में तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि संपूर्ण 100% अगर ब्लड है तो उसके अंदर 55% जो मात्रा रहेगी वो प्लाज्मा की रहेगी और 45% 45% जो भाग रहेगा वह रक्त कोशिकाओं का रहेगा। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। देखो प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा क्या होती है कि जो ब्लड का तरल भाग होता है ना, तरल पदार्थ, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा कहलाता है। अब देखो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकार का? यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। अब इसके रंग की बात करूं तो इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला, या काफी बुक के अंदर इसका दूधिया रंग लिखा गया है, दूधिया रंग, हल्का पीला इसका रंग होता है। तो ये रुधिर आयतन का लगभग 55% भाग बनाता है और इसके अंदर, अब इस प्लाज्मा के अंदर
90 से 92% तो कितना होता है, जल पाया जाता है। 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तथा जो बाकी 10% भाग है वो क्या है, आयन, अकार्बनिक भाग, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ये सभी चीजें कोलाइडी विलयन के रूप में घुली हुई पाई जाती है। ये सभी चीजें कोलाइडी विलयन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जो इसका प्रमुख कार्बनिक घटक होता है इस प्रोटीन का, ये प्लाज्मा का, ये मुख्यतः क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इसका प्रमुख घटक होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होती है वो 7 से 8% मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और अकार्बनिक या जल अपघट्य जो अवर्ण होते हैं, जो अकार्बनिक वो 0.10 के आसपास है, 0.8 के आसपास, 9 के आसपास पाए जाते हैं। और इसी में भी 0.10% उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम आयन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की इसके अंदर घटनाएं प्लाज्मा वगैरह की पाई जाती है। अब होगा क्या इसमें कि ब्लड एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो 55% भाग बनाती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होती है, उसका क्षारीय प्रकृति के होते हैं, रंग इसका हल्का पीला या दूधिया कलर का होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक वाटर, जल होता है। 10% में आयन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कोलाइडी विलयन होते हैं। उस 10% के अंदर 7 से 8% तो क्या होता है, प्रोटीन ही पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ केवल 0.10% या 0.89% ही पाए जाते हैं। उसके अंदर भी सोडियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो था इस प्लाज्मा के बाद। ठीक है, अब प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है, ये रुधिर के रुधिर को तरल माध्यम प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि इसके परिसंचरण में मदद मिलती है। दूसरा होता है कि ये जो प्लाज्मा तरल पदार्थ है, ये रक्त कोशिकाएं, ये प्लाज्मा की सतह पर तैरती रहती है, ब्लड के थक्के रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार की चीजों को ये करते हैं। फिर दूसरी है अपनी मुख्य प्रकार की रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाएं क्या होती है, रक्त कोशिकाएं ब्लड का 45% भाग बनाती है। कितना, 45% भाग बनाती है। ये कहां पर होती है, ये प्लाज्मा में गुलित या सतह पर, प्लाज्मा में गुलित या सतह पर तैरती हुई पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर गुलित या सतह पर यह तैरती हुई पाई जाती है। लगभग रुधिर के संपूर्ण आयतन का 45% भाग बनाती है। ये जो रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता की जो मात्रा होती है, इसे बोलते हैं हिमेटोक्रिट। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट मतलब कि रुधिर कणिकाओं की ब्लड के अंदर प्रतिशतता में जो मात्रा होती है उसे हिमेटोक्रिट कहते हैं। ठीक है, हिमेटोक्रिट। अब रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाओं की हम बात करें तो ब्लड के अंदर देखो, मानव के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार, 1, 2 और 3। सबसे पहली है वो है अपने लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। क्या कहते हैं, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और इसे हम और एक और नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। क्यों कहते हैं इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। दूसरी होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं।
श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम एक और नाम देते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहते हैं। और एक तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे हम बिंबाणु भी कहते हैं, ठीक है। और इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं मानव के शरीर के रक्त के अंदर पाई जाती है। अब हम रक्त कोशिकाओं में पहले आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होती है, किसमें होती है, क्यों जरूरी है, क्या कार्य करती है। तो ये डिटेल आप इसको नोट कर सकते हो, आसानी से चार्ट बना सकते हो और समझने का प्रयास कर सकते हो। तो आज हमने जो चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट किया था ब्लड के बारे में, इसमें ब्लड के पूरे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले संगठन में उसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का चार्ट बनाया और इसका परिसंचरण तंत्र की बात की। इसके आगे आने वाले पार्ट के अंदर हम ब्लड के जो कणिकाएं या ब्लड सेल्स हैं उसमें स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आप इनको नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।